प्रणाम। मैं पल्लवी मैम आई हूँ अपना एक नया वीडियो लेके, जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जो गृह प्रबंध की सीरीज चल रही थी, उसके तहत ये अगली कड़ी है और इसमें हम बात करेंगे गृह कार्य व्यवस्था, या इसे हम कह सकते हैं होम वर्क मैनेजमेंट। तो इस पे हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि होम वर्क मैनेजमेंट या गृह कार्य व्यवस्था है क्या। तो जो गृह कार्य व्यवस्था है कि इसमें जितने भी काम हैं इस प्रकार से योजना बनाकर किए जाएं जिससे जितने भी हमारे कार्य हैं सभी सुचारू रूप से संपन्न हो जाएं और जिसमें हमें परिवार के धन, समय व श्रम की बचत हो सके। यानी हम अपना कार्य भी कर लें, जो भी घर की व्यवस्था से संबंधी कार्य हैं उसे योजना अनुसार हम कर लें और हमें कम से कम धन, समय और श्रम खर्च करना पड़े। यही है गृह कार्य व्यवस्था। और इसके लिए ये जरूरी है, उत्तम गृह कार्य व्यवस्था के लिए, कि जो भी घर की व्यवस्था से संबंधी कार्य हैं उनको ध्यान में रखा जाए। उन कार्यों को संपन्न करने के लिए साधन हमारे पास क्या क्या हैं, हम उन्हें ध्यान में रखें। हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है और किस परिवार के सदस्य की कार्य क्षमता किस प्रकार की है, उसकी रुचि कैसी है, इस बात का ध्यान हम रखें। इसलिए कि गृह कार्य व्यवस्था तब तक उत्तम ढंग से, व्यवस्थित ढंग से नहीं हो सकती है जब तक कि इसमें कार्यों का उचित विभाजन न हो। जो गृह कार्य व्यवस्था होती है वो एक चक्र की तरह होती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप योजना बनाएंगे, फिर योजना अनुसार प्रबंधन करेंगे। प्रबंधन में क्या आएगा कि आपके जो साधन हैं, कितने साधन हैं, आपके पास संख्या कितनी है, किसकी क्या कार्य क्षमता है, रुचि किसकी है, इस सब का आप प्रबंधन करेंगे, उन्हें कार्यों का विभाजन करेंगे। उसके बाद जो कार्य व्यवस्था है उसको नियंत्रित करना, यानी वो सुचारू ढंग से चल रही है नहीं, और उसका मूल्यांकन करना। तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि हम गृह कार्यों का विभाजन किस प्रकार से करेंगे। तो हम इन्हें 6 भाग में बांट सकते हैं। पहला दैनिक कार्य, दूसरा साप्ताहिक कार्य, तीसरा मासिक या मंथली कार्य, चौथा वार्षिक कार्य, पांचवा सामयिक कार्य और छठा है हमारा आकस्मिक कार्य। तो इन 6 ग्रुप में हम बांट के तब कार्यों को कर सकते हैं, जिससे हम एक सही समय पे जो हमारे कार्यों का वरीयता क्रम है इससे निर्धारित हो जाता है, जिससे हम अनावश्यक कार्यों के भार से बच जाते हैं और एक व्यवस्थित जीवन हम जी सकते हैं। तो जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं उसमें घर की साफ सफाई होती है, नाश्ता भोजन बनाना होता है, बच्चे हैं उनको नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, उन्हें स्कूल भेजना, भोजन परिवार के सदस्यों को कराना, बर्तन वगैरह धोना, कपड़े धोना, ये सब जो कार्य होते हैं ये हमारे दैनिक कार्य होते हैं। और इन कार्यों को अगर परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर करते हैं तो जो गृहिणी होती है उसको भी थोड़ा विश्राम का समय मिल जाता है और उसको थकान भी कम होती है। देखिए, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि दैनिक, इसमें आपको प्रश्न आ सकता है कि दैनिक कार्य कौन सा है, या ये प्रश्न आ सकता है इसमें जो 6 बिंदु हैं उसमें से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है कि साप्ताहिक या मासिक, वार्षिक, सामयिक,
या आकस्मिक कार्य कौन से हैं, और उसमें आपको 4 कोई ऑप्शन दे देगा। उसमें आपको ढूंढना होता है कि हाँ, ये कार्य जो होते हैं वो कब होते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं सभी कार्यों का के बारे में यहाँ पे चर्चा करूँगी। तो जो हमारा साप्ताहिक, हम लोग दैनिक कार्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अब हम साप्ताहिक कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और साप्ताहिक कार्य के जो अंतर्गत आता है वो जैसे है फर्नीचर की सफाई। तो साप्ताहिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं फर्नीचर की सफाई, यानी जो भी हमारे घर में फर्नीचर है उनकी हम साफ सफाई करते हैं। बिस्तर पे जो चादर वगैरह लगी रहती हैं उन्हें धोना, सुखाना, या धोबी को कपड़े देना। अगर घर पे हम धुलाई करते हैं तो कुछ कपड़े जो होते हैं वो हम प्रतिदिन धोते हैं, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हफ्ते में हम धोने के लिए रख देते हैं। रसोई का जो सामान है रसोई घर में, उनको अचार आदि को धूप दिखाने का काम। फिर हमारा जो स्टोर रूम होता है उसकी साफ सफाई, उसको व्यवस्थित करना। फिर अगर कमरे वगैरह हैं उनको धोना और सामान की खरीदारी, ये सब। कुछ लोग हफ्ते में, औरतें जो होती हैं जिनके बाल लंबे ज़्यादा होते हैं वो हफ्ते में एक बार बाल धोना पसंद करती हैं, तो वो भी सप्ताह में एक बार बाल धोती हैं। तो ये सब जो कार्य हैं ये हमारे साप्ताहिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। इनको भी पहले हम लोग कार्यों की चर्चा कर लें, उसके बाद कार्यों के बंटवारे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आते हैं हमारे मासिक कार्य यानी मंथली वर्क, जो महीने में हम करते हैं। जैसे बाज़ार से अनाज वगैरह, मसाले वगैरह लेना, यानी ऐसी चीज़ें खरीदना जो लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती हैं। कुछ दूध, सब्जियां तो होती हैं जो हमें प्रतिदिन खरीदनी होती हैं, कुछ चीज़ें हम हफ्ते में खरीद के ले आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा दिन पे ख़राब होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको महीने में ही खरीद के रख लेते हैं। जैसे ये अनाज है, मसाले हैं, या खाने पीने की अन्य चीज़ें हैं, या डिब्बा बंद चीज़ें हैं। फिर हम ये जो अनाज वगैरह ले आते हैं उनको साफ़ सफाई करते हैं, डिब्बे वगैरह में भर के रखते हैं। धोबी वाले का, दूध वाले का, पेपर वाले का, नौकर का हम लोग हिसाब करते हैं, उनको वेतन देते हैं। ये सब जो कार्य हैं ये मंथली वर्क के अंतर्गत आते हैं। और वार्षिक कार्य आते हैं जो कि भारतीय संस्कृति में प्रचलित है, जो हम लोग होली और दीपावली पे विशेष तौर से जो अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। तो इससे क्या करते हैं, घर की पुताई, रंगाई, मरम्मत की जाती है। जो घर की वस्तुएं हैं जो व्यर्थ हो गई हैं, बेकार हो गई, उन्हें या तो हम फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। रद्दी वगैरह, अचार, चटनी, मुरब्बा जिसको बनाना होता है वो बनाता है, पापड़, चिप्स बनाया जाता है। जो त्योहारों पे पहनने के लिए अच्छे अच्छे जो वस्त्र खरीदे जाते हैं, जो फर्नीचर वगैरह हमारे घर में होते हैं उनका रंग रोगन कराया जाता है। और जो हमारे वार्षिक बिल हैं उनका भुगतान किया जाता है, जैसे वाटर टैक्स है, हाउस टैक्स है, ये सब का भुगतान भी किया जाता है। सामयिक कार्य के अंतर्गत वो कार्य आते हैं जो कि हम मौसम के अनुसार करते हैं। यानी बरसात का मौसम आता है तो बरसात के मौसम में अपने घर को जो हम बरसात आने से पहले मेंटेन करते हैं कि हाँ बरसात हो तो ये दिक्कत ना हो। या ठंडी का मौसम आ रहा है तो ऊनी वस्त्र हम खरीदते हैं, रजाई, कंबल, गद्दे, ऊनी सब खरीदते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो हम कॉटन की चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। या उस हिसाब से जाड़े में हम लोग अपने घर का इंटीरियर डेकोरेशन दूसरी तरीके से करते हैं, गर्मी में दूसरी तरीके से करते हैं। तो ये सब जो कार्य हैं, या मौसमी चीज़ें जब उपलब्ध होती हैं तो गर्मी के मौसम में अचार, मुरब्बे वगैरह हम लोग बनाते हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये सामयिक कार्य के अंतर्गत आती हैं। और ये सब कार्य हम लोग अपने दैनिक कार्यों समय बचा के करते हैं। उसी तरह से हमारा है
आकस्मिक कार्य। तो जो आकस्मिक कार्य जो हमारे हो जाते हैं, वो जैसे किसी का जन्मदिन हो गया और किसी का अचानक से आपके यहाँ मेहमान आ गए, या फिर कोई मित्र के आपके यहाँ आ गया, या आपको अपने किसी मित्र के यहाँ जाना पड़ा, या अचानक से मान लीजिए किसी का प्रमोशन हो गया या स्थानांतरण हो गया, या घर में कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई। तो इन सब समयों पे जो भी कार्य किए जाते हैं वो हमारे अतिरिक्त समय निकाल के अपने दैनिक जीवन से हम इन कार्यों को करते हैं। तो ये तो हो गया कि हम अपने कार्यों का विभाजन किस प्रकार से करेंगे, यानी दैनिक स्तर पे करेंगे, मासिक स्तर पे, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, सामयिक और आकस्मिक कार्य। इस प्रकार से हम अपने कार्यों का बंटवारा कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसे हम अप्लाई कैसे करें। तो कार्य व्यवस्था के कुछ सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों के अनुसार इन्हें अप्लाई किया जाता है। इसमें है योजना बनाना, कार्य योजना का संचालन तथा नियंत्रण, कार्य का मूल्यांकन और कार्य कुशलता। तो कार्य योजना बनाना यानी सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके घर में सदस्य कितने हैं। फिर जो कार्य आप बांट रहे हैं जिस सदस्य को, उसकी योग्यता देख लीजिए, उसकी क्षमता देख लीजिए और उसकी सुविधा देख लीजिए। फिर किस काम को किस समय किया जाए तो वो बेहतर ढंग से हो जाएगा, इसको भी आप देख सकते हैं। और कार्यों का बंटवारा करते समय अपने सभी परिवार के सदस्यों से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। तानाशाही की तरह उसे थोपना नहीं चाहिए। इसके बाद कार्य योजना का संचालन या नियंत्रण। तो इसके लिए क्या है, तैयार की गई योजना, जो भी आपने योजना बनाई है उसको क्रियान्वित करेंगे। फिर परिवार के अन्य सदस्य जिनको आपने कार्य सौंपा है, आप ये देखेंगे कि वो अपने कार्यों को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं, यानी समय समय पे आप उनको देखते रहेंगे। फिर अगर उस कार्य से संबंधित जो भी अगर उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे उचित दिशा निर्देश या सलाह मशवरा भी दे सकते हैं। और ये कोशिश करेंगे इससे कि समय पर जिस कार्य को करने का जो समय हो उस समय पर वो कार्य हमारा पूरा हो जाए। उसके बाद आता है कार्य का मूल्यांकन। तो आप इसमें देखना है, मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि जो हमने योजना बनाई, जिस प्रकार से हमने क्रियान्वित किया, क्या हमारी योजना ने कार्य सही ढंग से किया या नहीं। तो जो भी काम हुआ उसका जो फीडबैक हमको मिला उसको देखना चाहिए। और फिर भविष्य में उसी आधार पे हमें आगे योजना बनानी चाहिए। अगर कोई योजना में कमी रह गई है तो हमें उसे सुधारने का सुझाव देना चाहिए। और परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिलके इनको सुझाव ढूंढना चाहिए कि हाँ, हमसे बेहतर कोई बता सकता है कि इस कार्य को हम कैसे कर सकते हैं। फिर आती है कार्य कुशलता की बारी। तो ये जो कार्य कुशलता की बात है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आप पूरी योजना आपकी इसी पे एक तरह से कहिए कि ये कार्य कुशलता रीढ़ की हड्डी है हमारे गृह कार्य योजना की। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी योजना बना रहे हैं, उसको हम शुरू से योजना उचित ढंग से बनाएं, उसे उचित ढंग से क्रियान्वित करें और मूल्यांकन भी उसका उचित ढंग से करें। अगर जिस समय की एक हमने समय बाउंड लेके चला, जैसे मान लीजिए हम अपने घर पे किसी को खाने पे बुलाते हैं और वो हमारे पास आ गया, हमारा कार्य पूरा ही नहीं हुआ, हम खाने की जो भी डिशेज हमने सोची थी वो हम बना ही नहीं पाए, हम किचन में व्यस्त हैं और हमारा मेहमान हमारे
गेस्ट रूम में बैठा हुआ है या मेहमान को आके हमारी हेल्प करनी पड़ रही है, तो ये क्या है? इसका मतलब हम अपने कार्यकुशल नहीं है। हम कार्यकुशल तब कहलाएंगे जब हम अपने निश्चित समय पे अपने सभी कार्यों को उचित तरीके से संपन्न कर लेंगे। चलिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है कि गृह कार्य व्यवस्था को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो क्या क्या हैं। तो जो सकारात्मक कारक हैं पहले हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद उन कारकों पे चर्चा करेंगे जो कि नकारात्मक है। तो पहला कारक ये है हमारा कि उचित योजना। अगर हम पहले से किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करके योजना अनुसार कार्य करते हैं तो अवश्य सफल होगा। उसके बाद कार्य विधियों का ज्ञान, यानी किसी भी कार्य को जिस अच्छे से करने की विधि का ज्ञान अगर हमें होगा तो हम उसे कम समय में और अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगला है परिवार के सदस्यों का सहयोग व रुचि। तो कोई भी गृह कार्य व्यवस्था तभी सफल होती है जबकि जितने भी घर में सदस्य हैं वो उसमें रुचि लें, और इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी कार्यों का बंटवारा हो रहा है तो व्यक्ति के रुचि के अनुसार हो। यानी मान लीजिए किसी को बाज़ार जाना खरीदारी करना उतना पसंद नहीं है, तो उसको आप बाज़ार भेज देंगी तो वो बिना सामान का उचित दाम लगाए जैसे रहेगा उठा ले आएगा। अगर जिसको उस काम में रुचि है वो उसको बेहतर तरीके से करेगा। उसके बाद मितव्ययिता भी बहुत ज़रूरी है, यानी सोच समझ के अपने संसाधनों को खर्च करना, चाहे वो कोई भी संसाधन हो उसे सोच समझ के खर्च किया जाए। फिर भौतिक साधनों का उचित उपयोग, अगर हो सके तो अगर हमारे पास भौतिक संसाधन हैं तो हम उसे उचित ढंग से प्रयोग करके अपने कार्य व्यवस्था को उत्तम बना सकते हैं और समय और श्रम दोनों की बचत, धन की भी बचत कर सकते हैं। फिर बात आती है अनुभव या ज्ञान की। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो अगर गृहिणी कम कुशल भी है गृह व्यवस्था चलाने में, लेकिन अगर वो निरंतर इसके क्षेत्र में प्रयास करती है, निरंतर अभ्यास करती है, और अगर वो कहीं पे समझ नहीं पा रही है कि इस कार्य को मुझे कैसे करना चाहिए या इस व्यवस्था को मैं कैसे सही ढंग से चलाऊं, तो वो अपनी सहेलियों से, अपने माताओं से, अपनी जो भी ससुराल में सदस्य हैं या किताबों से, आज तो इंटरनेट का ज़माना है, मीडिया की सहायता वो ले सकती है। और ज्ञान और अभ्यास दोनों चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान को एक तरह से पूर्णता की तरफ ले जाती हैं। और दूसरी बात कार्य विधियों का ज्ञान, उसे किसी कार्य को कैसे करना है उससे उसका ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए वो आजकल जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं उन चीज़ों पे भी वो नज़र रखे कि हाँ नए नए क्या आविष्कार हो रहे हैं, क्या संसाधन विकसित हो रहे हैं, किस प्रकार से वो सहायक हैं। फिर परिवार का आकार भी निर्भर करता है गृह व्यवस्था के संचालन में। अगर परिवार का आकार छोटा है तो कम आय में भी हम परिवार के जीवन स्तर को बेहतर रख सकते हैं, लेकिन परिवार बहुत बड़ा है अगर, तो कम संसाधनों में, कम आय में हम उसे बेहतर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से नहीं चला सकते। अगर आपका बड़ा परिवार है तो ये ज़रूरी है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य आय अर्जित करने में हमारी मदद करे। कभी कभी ऐसा होता है कि संयुक्त परिवार है, 1 या 2 लोग या 3 लोग कमा रहे हैं, बाकी के लोग क्या हैं, सोचते हैं कि चलो हमारा तो काम चल ही रहा है, हमको काम करने की क्या ज़रूरत है, हमको कमाने की क्या ज़रूरत है। भले ही आप कमाते नहीं हैं लेकिन आप पे खर्च तो होता है, और आपका खर्च किसी और के ऊपर जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी कोई कितने दिन तक चलाएगा और कितने बेहतर ढंग से चलाएगा, वो ना तो आपका बेहतर ढंग से चला पाएगा या ना अपना। तो इसीलिए अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो परिवार के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य है कि वह गृह व्यवस्था में अपना संपूर्ण सहयोग दे और आय अर्जित करने में भी सहयोग करे। कुछ ना कर सके तो कम से कम अपना खर्च चला ले। फिर परिवार कल्याण की बात है तो गृहिणी को ये चाहिए या परिवार के प्रत्येक सदस्य को ये चाहिए कि घर में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो छोटा शिशु हो, बालक हो, बालिका हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पति पत्नी हैं, जो भी हैं,
वो एक दूसरे की सुख सुविधाओं का ख्याल रखें। ये एक उत्तम गृह व्यवस्था को, उत्तम तरीके से गृह कार्य व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि कार्य व्यवस्था को कुप्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो अगर गृहिणी में सूझबूझ का अभाव है, या परिवार में धन का अभाव है, या परिवार में सामंजस्य नहीं है, या गृहिणी या परिवार के सदस्य मिलकर उचित योजना नहीं बना पाते हैं, उन्हें कार्य विधियों का ज्ञान नहीं है, या उनके अंदर मितव्ययिता का जो गुण नहीं है, तो ऐसे स्थिति में ये सब चीज़ें हमारी गृह कार्य व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जाए। मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में, और आगे भी गृह कार्य व्यवस्था यानी होम वर्क मैनेजमेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे इसके अगले भाग में। प्रणाम। और आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अगर ध्यान से इसको आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कि आने वाले किसी एग्ज़ाम में इसमें से कोई आपका एक प्रश्न का उत्तर हो। प्रणाम।